कि हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम इस नए डीप डाइव में पश्चिम बंगाल के मई 2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों की डेटा और रिपोर्ट्स को खंगालें, तो ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ हवा नहीं बदली, पूरा मौसम ही बदल गया है। सच में, ये कोई साधारण चुनावी नतीजा नहीं था। जरा सोचिए ना, एक ऐसा राजनीतिक किला जिसे 15 सालों तक कल्याणकारी योजनाओं, नकद और मुफ्त राशन की मजबूत ईंटों से खड़ा किया गया था, वो अचानक ढह जाता है। ताश के पत्तों की तरह। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का पतन और भारतीय जनता पार्टी का 294 में से 191 सीटों पर कब्जा जमा लेना, ये सिर्फ एक जीत या हार नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और हमारे स्रोतों के मुताबिक जिस पार्टी ने ये किला ढाया है, यानी बीजेपी, 1984 में इसी राज्य में उसका वोट शेयर मात्र 0.4% हुआ करता था। 0.4% से लेकर 191 सीटें जीतना, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। यही तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मकसद यही है कि हमारे पास जो भी चुनावी डेटा, ऐतिहासिक रुझान और रिपोर्ट्स मौजूद है, उनसे हम निष्पक्ष होकर ये समझे कि आखिर एक मजबूत वेलफेयर स्टेट एक गणितीय हार में कैसे बदल गया। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम सवाल है। देखो, अक्सर हम चुनाव को नारों या भावनाओं के चश्मे से देखते हैं। हाँ, रैलियों में कितनी भीड़ आई और सब। बिल्कुल, लेकिन जब आप इन चुनावी रुझानों और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करते हैं ना, तो राजनीति में सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ एक भावना नहीं रह जाती। तो वो क्या बन जाती हैं? एक समय के बाद ये एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी या कह लें कि गणितीय निश्चितता बन जाती है। अच्छा, कैसे? मतलब जब 15 साल तक एक ही ढांचा काम करता है, वही चेहरे, वही कैडर नेटवर्क और चुनाव दर चुनाव जमीनी स्तर पर बढ़ती वही शिकायतें, तो सिस्टम में एक थकान आ जाती है। एक फटीग आ जाता है वोटरों में। सही कहा। और याद कीजिए, 2011 में खुद ममता बनर्जी ने इसी गणित को साबित किया था, जब उन्होंने वामपंथियों के 34 साल पुराने किले को ध्वस्त किया था। अरे हाँ, ये तो उसी चक्र का दोहराव लग रहा है। बिल्कुल, ये हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ वाली बात है। लेकिन रुकिए, ये तुलना थोड़ी अजीब नहीं है? कैसे? मतलब वामपंथियों के पास 34 साल का वक्त था सत्ता से लोगों को निराश करने के लिए। 15 साल भारतीय राजनीति में उतना भी लंबा अरसा नहीं है। ये पतन इतनी जल्दी और इतने पूर्ण रूप से कैसे हो गया? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है ना? तो इस बदलाव की शुरुआत को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें पूरे राज्य को देखने के बजाय सबसे मजबूत कड़ी पर फोकस करना चाहिए। आप भवानीपुर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। मतलब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कोई मशीन कैसे टूटती है, तो उसके सबसे अहम पुर्जे को देखिए, और वो पुर्जा है मुख्यमंत्री का अपना सुरक्षित गढ़ भवानीपुर। सटीक बात है। और भवानीपुर न सिर्फ एक सीट नहीं है, ये बंगाल की सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। एकदम नर्व सेंटर। हाँ, 1970 के दशक में सिद्धार्थ शंकर रे से लेकर सुब्रत मुखर्जी और खुद ममता बनर्जी तक 2021 में तो टीएमसी ने इस सीट को इतना सुरक्षित माना था कि ममता बनर्जी ने अपने ही नेता को हटाकर वहां से उपचुनाव लड़ा और जीता भी था। हाँ, वो नंदीग्राम के बाद हुआ था। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो 4 मई 2026 के आंकड़े हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उसी सीट पर 15,105 वोटों से हरा दिया। ओहो, ये तो मतलब ऐसा है जैसे किसी कंपनी के सीईओ को उसी के बोर्डरूम में वोट आउट कर दिया जाए। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। और जो डेटा मुझे सबसे ज्यादा चौंका रहा है ना, वो है वोट शेयर का गिरना। 2021 में भवानीपुर में सत्ता पक्ष का वोट शेयर 72% था, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। हाँ, और वो 2026 में सीधे गोता लगाकर 42% पर आ गया। 30% का ड्रॉप। और इसके संकेत तो 2024 के लोकसभा चुनावों में ही मिलने लगे थे, जब बीजेपी 8 में से 5 वार्डों में आगे थी। बिल्कुल, डेटा पहले से ही कहानी बयां कर रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ शुवेंदु अधिकारी के चेहरे का जादू था, या सत्ताधारी पार्टी के उस अभेद्य जमीनी संगठन की विफलता? देखो, इसे आप बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के एक बेहद सटीक माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में देख सकते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट मतलब रणनीतिक स्तर पर। हाँ, अमित शाह का शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में उतारने का निर्देश सिर्फ एक उम्मीदवार तय करना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। बिल्कुल। शुवेंदु पहले ही नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती दे चुके थे।
जब आप विपक्ष के सबसे मजबूत नेता को मुख्यमंत्री के घर में लड़ाते हैं तो पूरे राज्य के कैडर को ये संदेश जाता है कि ये नेतृत्व अजय नहीं है। एक तरह से पार्टी वर्करों का मनोबल तोड़ने की कोशिश। सही कहा। और रही बात 72 से 42% की गिरावट की, तो ये सिर्फ चेहरे की वजह से नहीं हुआ। तो फिर जमीन पर क्या बदला? बीजेपी ने पहली बार भवानीपुर की सड़कों से लेकर ईवीएम के स्ट्रांग रूम तक टीएमसी के उस पारंपरिक बूथ मैनेजमेंट को उसी की भाषा में बेअसर कर दिया। मतलब उन्होंने बूथ स्तर पर अपना कंट्रोल मजबूत किया। बिल्कुल, संगठन की ताकत से। तो भवानीपुर हमें दिखाता है कि कैसे एक वीआईपी सीट पर विपक्षी दल ने सत्ता पक्ष के तंत्र को पंगु बना दिया। एकदम। लेकिन जाहिर है आप पूरे 294 सीटों पर इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट तो नहीं कर सकते। नहीं, वो तो नामुमकिन है। एक पूरे राज्य में व्यवस्था तभी गिरती है जब आम वोटर का भरोसा बुनियादी रूप से टूट जाए। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो टीएमसी की सत्ता मुख्य रूप से 2 स्तंभों पर टिकी थी, महिलाएं और युवा, जो उनका सबसे मजबूत वोट बैंक था। हाँ। लेकिन इस बार यही दोनों वर्ग सत्ता विरोधी लहर के मुख्य इंजन बन गए। मैं सोच रही थी अगस्त 2024 का वो आरजीकर अस्पताल कांड, उसने तो पूरे देश को हिला दिया था। हाँ, उसने शायद सब कुछ बदल कर रख दिया। महिलाओं की वोटिंग पैटर्न पर इसका क्या असर हुआ? देखो, आरजीकर की घटना केवल एक कानून व्यवस्था की विफलता नहीं थी। इसने टीएमसी की उस मूल ब्रांड वैल्यू पर सीधा हमला किया जिसे उन्होंने सालों से संजोया था। आप उस दावे की बात कर रहे हैं कि दीदी के राज में बंगाल की महिलाएं सबसे सुरक्षित है? बिल्कुल भाई। जब एक सरकारी अस्पताल के भीतर ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा भीषण अपराध होता है तो वो सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती। हाँ, वो हर घर की चिंता बन जाती है। एकदम। और वो चिंता गुस्से में बदल गई। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स है ना, वो बताती हैं कि सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया ने इस गुस्से को ज्वालामुखी में बदल दिया। डैमेज कंट्रोल वाली प्रतिक्रिया। हाँ। जिस तरह से कार्रवाई में देरी हुई, क्राइम सीन से छेड़छाड़ के आरोप लगे और ऐसा लगा कि पूरा सरकारी तंत्र न्याय सुनिश्चित करने के बजाय सिर्फ सबूत मिटाने में लगा है। और इसी बात ने महिलाओं के मन में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया। मुख्यमंत्री ने तब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की जब तक कि डॉक्टर पूरी तरह से हड़ताल पर नहीं चले गए। बिल्कुल। और यहीं से राजनीति ना व्यक्तिगत हो जाती है। व्यक्तिगत कैसे? जब मतदाता को लगने लगता है कि व्यवस्था उसे बचाने के बजाय अपराधियों को बचा रही है तो वो अपने वोट को हथियार बना लेता है। बहुत गहरी बात है। और बीजेपी ने इस भावना को बहुत रणनीतिक रूप से मंच दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तर 24 परगना के पानीहाटी से आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को चुनाव मैदान में उतार दिया। ओहो, ये तो बहुत बड़ा कदम था। जाहिर है, जब एक पीड़ित मां ये कहती है कि वो हर उस बेटी के लिए लड़ रही है जो इस राज्य में असुरक्षित है, तो वो सीधा महिलाओं के जमीर पर चोट करता है। बिल्कुल, कोई भी महिला इससे खुद को जोड़ सकती है। और चुनाव आयोग का वो आंकड़ा याद है आपको? इस बार महिलाओं का मतदान 93.24% रहा। 93.24%। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है। ऐतिहासिक टर्नआउट था। क्या इतने भारी मतदान को हम सिर्फ बदलाव की चाहत कह सकते हैं? मुझे तो ये एक सामूहिक आक्रोश का रूप लगता है। हाँ, ये सिस्टम के खिलाफ एक वोट था। और सिर्फ महिलाएं नहीं, युवाओं का गुस्सा भी कुछ ऐसा ही था। जब हम इस डीप डाइव के लिए शिक्षक भर्ती घोटाले या टीईटी स्कैम के दस्तावेजों को पढ़ रहे थे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तो एक बहुत ही व्यवस्थित भ्रष्टाचार का मामला था। जरा सोचिए, एक युवा जो अपने छोटे से कमरे में सालों तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये सोचकर कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। और फिर क्या होता है? फिर उसे अखबार से पता चलता है कि वो नौकरी तो किसी सिंडिकेट ने सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 15 या 20 लाख रुपए में बेच दी है। ये जो आपने सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल किया ना, यही असली बीमारी थी। टीईटी घोटाला कोई एकाध छुटपुट भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। हाँ, इसका स्केल बहुत बड़ा था। ये लाखों बंगाली परिवारों की किचन टेबल की चर्चा बन गया था। मतलब हर घर में यही बात हो रही थी। बिल्कुल। जब रात के खाने पर परिवार बैठता था तो ये चर्चा होती थी कि बिना पैसे दिए नौकरी नहीं मिल सकती। ये तो सिस्टम से पूरा भरोसा उठने वाली बात हो गई। और जब अदालतें सीबीआई जांच के आदेश देती हैं, मंत्रियों के घरों से करोड़ों रुपए नकद बरामद होते हैं। हाँ, वो नोटों के पहाड़ों वाली तस्वीरें। बिल्कुल। और सत्ताधारी पार्टी उस जवाबदेही को स्वीकार करने के बजाय एजेंसियों से लड़ती नजर आती है। तो एक पूरी पीढ़ी को लगता है कि उनके भविष्य का सौदा कर दिया गया है। बहुत निराशाजनक स्थिति है। बंगाल के शिक्षित वर्ग के लिए यह एक संकेत था कि ये सरकार अब पूरी तरह से वामपंथियों के उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ी है,
जहां पार्टी कैडर ही तय करता था कि किसे क्या मिलेगा। महिलाओं और युवाओं में अथाह गुस्सा था। हम्म, लेकिन भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि गुस्सा होना एक बात है और उस गुस्से का ईवीएम मशीन तक पहुंचना दूसरी बात। एकदम सही पॉइंट है। अक्सर हम सुनते हैं कि शहरी मध्य वर्ग वोट डालने नहीं निकलता, वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं या घर पर रहते हैं। ये एक आम धारणा है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम की जो रिपोर्ट्स हैं वो एक बहुत ही अलग कहानी बयां कर रही हैं। ये शहरी उदासी नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें रोकना था। ये बहुत अहम बिंदु है। पिछले 15 सालों से कलकत्ता और अन्य शहरी इलाकों के मध्य वर्ग में शिकायतें तो थीं, लेकिन वोटिंग के दिन उनकी आवाज दबा दी जाती थी। कैसे दबा दी जाती थी? मतलब कोई वोट देने जा रहा है तो उसे कैसे रोकेंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदान के दिन कई बड़ी हाई राइज बिल्डिंगों के गेट कथित तौर पर बाहर से बंद कर दिए जाते थे। रुकिए, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग बंद कर दी जाती थी? हाँ, स्थानीय कैडर का खौफ ऐसा था कि लोग बाहर निकलने से डरते थे कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए। बाप रे। लेकिन 2026 में चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने इस पूरे बूथ मशीन के पूरे आर्किटेक्चर को ही बदल दिया। हाँ, जो कदम ईसीआई ने उठाए वो ऐसा था जैसे उन्होंने इस पूरी किलेबंदी के ऊपर से एक पुल सीधा लोगों के घरों तक बना दिया हो। बिल्कुल, उन्होंने एक्सेस आसान कर दिया। चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ सीधे उन बड़े आवासीय परिसरों के अंदर स्थापित कर दिए। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। यानी अब आपको वोट देने के लिए अपनी बिल्डिंग से बाहर किसी असुरक्षित गली में जाने की जरूरत नहीं थी। और सुरक्षा का क्या? बाहर 3.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। और सबसे बड़ी बात जो सोर्सेज में है, किसी राज्य चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को तैनात किया गया। एनआईए की तैनाती कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ, ये तो आतंकवाद या बड़े मामलों के लिए होती है। बिल्कुल, अगर आप 2018 के पंचायत चुनावों का इतिहास देखें, जहां 34% सीटें सत्ता पक्ष ने निर्विरोध जीत ली थीं, क्योंकि विपक्ष को पर्चा ही नहीं भरने दिया गया था। 34% निर्विरोध। हाँ, या एनसीआरबी के आंकड़े देखें, जो बंगाल को राजनीतिक हत्याओं में सबसे ऊपर रखते थे, तो समझ में आता है कि खौफ का तंत्र कितना गहरा था। तो चुनाव आयोग ने इस बार उस खौफ के तंत्र को तोड़ दिया पूरी तरह से। और फल्टा का जो उदाहरण हमारी फाइलों में है वो इस पूरी कहानी को पुष्ट करता है। फल्टा वाला मामला बहुत दिलचस्प है ना? डायमंड हार्बर क्षेत्र के तहत आने वाले फल्टा में चुनाव आयोग ने सभी 285 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया। और कारण क्या था? कारण ये था कि ईवीएम मशीन पर बीजेपी और सीपीएम के बटन काले रंग के टेप से ढके हुए मिले थे। मतलब हद है। जरा सोचिए इस चालाकी को। वोटर अंदर जा रहा है, बटन दबाना चाहता है, लेकिन विपक्ष का निशान ही गायब है। ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र का मजाक था। और इस एक फैसले ने फल्टा के 22.82% मतदाताओं को प्रभावित किया। ये सिर्फ एक बूथ कैप्चरिंग रोकने की बात नहीं थी, ये चुनाव आयोग का एक कड़ा संदेश था। बिल्कुल, फल्टा की घटना ने ना विपक्ष के उन तमाम आरोपों को सच साबित कर दिया जो वे सालों से लगाते आ रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। हाँ, और जब चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार काले टेप या बंद दरवाजों से चुनाव नहीं जीते जा सकते, तो वो शहरी मध्य वर्ग का जो दबा हुआ गुस्सा था, जो आरजी कर और टीटी घोटाले से सुलग रहा था, वो पहली बार बिना किसी डर के ईवीएम पर उतरा। तो ये बात तो साफ हो गई कि शहरों की ये तस्वीर ईसीआई ने कैसे बदली। लेकिन बंगाल की राजनीति का एक पुराना नियम है, चुनाव कोलकाता की सड़कों पर नहीं बल्कि ग्रामीण और सीमांत इलाकों की जनसांख्यिकी से जीते जाते हैं। डेमोग्राफिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। अब जरा मतुआ समुदाय और अल्पसंख्यक वोटरों की बात करते हैं। 24 परगना और नादिया के इलाकों में फैले मतुआ समुदाय के पास लगभग 1.7 मिलियन यानी 17 लाख वोट हैं, जो कि किसी भी सरकार को बनाने या गिराने के लिए काफी है। हाँ, ये समुदाय बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों का है। टीएमसी ने सालों तक उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपने पाले में रखा था, फ्री राशन, साइकिल, ये सब देकर। सही कहा। लेकिन मार्च 2024 में सीएए लागू होने के बाद बीजेपी ने उन्हें नागरिकता का ठोस वादा दिया। यहाँ मैं थोड़ा उलझ जाती हूँ। मतलब जब एक गरीब परिवार को आज राशन, साइकिल और नकद मिल रहा हो, तो वो भविष्य के एक दस्तावेज यानी नागरिकता को उस कल्याणकारी योजना से ऊपर क्यों चुनेगा? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सतह से देखने पर नहीं अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप विस्थापन के मनोविज्ञान को गहराई से समझे तो ये पूरी तरह तार्किक है। अच्छा, वो कैसे?
जिस समुदाय की पूरी पहचान ही इस बात पर सवालिया निशान हो कि क्या वे इस देश के असली नागरिक हैं, जो हर दिन घुसपैठिए कहलाने के डर में जी रहा हो, उसके लिए अधिकार हमेशा खैरात से बड़ा होता है। राइट्स वर्सेस चैरिटी। बिल्कुल। कल्याणकारी योजनाएं एक सरकार का एहसान होती हैं जो कल बंद हो सकती हैं। हाँ, सरकार बदली तो योजना बंद। लेकिन नागरिकता उन्हें इस देश का समान भागीदार बनाती है। बीजेपी ने बहुत चतुराई से उन्हें यह एहसास दिलाया कि बिना नागरिकता के उन्हें मिल रहा राशन भी बस एक अस्थायी रियायत है। ये बहुत ही पावरफुल नैरेटिव है ना? और आखिरकार पहचान और स्थायी सुरक्षा की मांग ने मुफ्त राशन की राजनीति को हरा दिया। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है और इसी के समानांतर एक और जनसांख्यिकी बदलाव हुआ, अल्पसंख्यक वोटों का विखंडन, जो कि टीएमसी का सबसे सॉलिड वोट बैंक था। बिल्कुल। 2011 से टीएमसी का जो चुनावी गणित था वो काफी हद तक मुस्लिम वोटों के एक तरफा एकीकरण पर टिका था। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि चुनाव आयोग ने एक विशेष सघन संशोधन, जिसे SIR कहते हैं, उस प्रक्रिया के तहत बंगाल की वोटर लिस्ट से 90 लाख फर्जी या अनिश्चित नाम हटा दिए। 90 लाख? हाँ, 90 लाख। ये कुल मतदाताओं का करीब 12% होता है। कोई राज्य 90 लाख फर्जी नामों के साथ चुनाव कैसे करा सकता है? यही वो व्यवस्थागत खामी थी जिसका फायदा सालों से उठाया जा रहा था। मृत्यु हो चुके लोग, पलायन कर चुके लोग या एक ही व्यक्ति का कई जगहों पर नाम होना, ये सब उस बूथ मशीन का हिस्सा था। घोस्ट वोटर्स। बिल्कुल। और चुनाव पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट्स के हवाले से जो बात सामने आई वो ये थी कि इनमें से करीब 65% अनिर्दिष्ट नाम मुस्लिम बहुल इलाकों के थे। ओहो, तो जब चुनाव आयोग ने डोर टू डोर जाकर ये सफाई अभियान चलाया तो इसका सीधा असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों के चुनावी अंकगणित पर पड़ा। मतलब जो गणित फिक्स था वो बिगड़ गया। हाँ, न केवल फर्जी वोटिंग रुकी, बल्कि जो असली अल्पसंख्यक वोटर थे उनका भी टीएमसी की उन्हें सुरक्षा देने की क्षमता से मोहभंग होने लगा था। टीएमसी का वो पुराना अजय गणित अब पूरी तरह से खंडित हो चुका था। जमीनी स्तर पर तो पार्टी का ये हाल था। बूथ मशीन टूट गई, जनसांख्यिकी बदल गई और बुनियादी वोट बैंक खिसक गया। और ऊपर लीडरशिप लेवल पे क्या हो रहा था? वही तो। इस सब के बीच पार्टी का नेतृत्व क्या कर रहा था? संदेश खाली की घटनाएं जब सामने आईं तो ऐसा लगा जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो। संदेश खाली तो मतलब पूरे देश के लिए एक शौक था। बिल्कुल। जनवरी 2024 में राशन घोटाले की जांच करने ईवी की टीम जाती है और शेख शाहजहां के गुर्गे उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं, दिन दहाड़े। और उसके बाद वो शख्स 55 दिनों तक फरार रहता है और राज्य पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। संदेश खाली ने ना पूरे देश को ये दिखाया कि स्थानीय स्तर पर सत्ता और अपराध का गठजोड़ किस हद तक जा चुका है। एक क्रिमिनल नेक्सस बन गया था। हाँ, जब वहां की ग्रामीण महिलाएं कैमरे के सामने आईं और उन्होंने बताया कि कैसे रात के अंधेरे में उन्हें पार्टी कार्यालयों में बुलाया जाता था, कैसे उनकी जमीनें छीनकर उन्हें खारे पानी के तालाबों में बदल दिया गया, सुनकर ही दिल दहल जाता है। बिल्कुल। तो इसने टीएमसी के माटी और मानुष किनारे की धज्जियां उड़ा दी। कलकत्ता हाईकोर्ट को कड़ा दखल देना पड़ा, राज्य सरकार को फटकार लगानी पड़ी और अंततः मामला सीबीआई के पास गया, जिसने 100 पन्नों की चार्जशीट दायर की। इन 55 दिनों की फरारी और राज्य सरकार द्वारा एक आरोपी को बचाने की जो कोशिश थी ना, उसने मतदाताओं के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो एक टर्निंग पॉइंट था। और इसके साथ ही एक और शब्द जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा गूंजा वो था भाईपो या भतीजा फैक्टर। अभिषेक बनर्जी। हाँ, मतलब एक समय था जब ममता बनर्जी अपनी सादगी, हवाई चप्पल और सूती साड़ी के लिए जानी जाती थी। वो एक जननेता थी। फिर अचानक से ये पूरी पार्टी एक पारिवारिक उद्यम कैसे बन गई? देखो, किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का जब विस्तार रुक जाता है और सत्ता का केंद्रीकरण होने लगता है तो वो इसी रास्ते पर जाती है। पावर एक ही जगह से मट जाती है। बिल्कुल। टीएमसी के पुराने और जमीनी नेताओं को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया और पार्टी की पूरी कमान अभिषेक बनर्जी और उनके कॉर्पोरेट स्टाइल सलाहकारों के हाथों में आ गई, जो जमीन से कटे हुए थे। हाँ, और जब शुभेंदु अधिकारी जैसे जमीनी नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने इसी बात को उठाया था कि पार्टी अब लोगों की नहीं बल्कि एक परिवार की कंपनी बन गई है। ये तो कैडर के लिए भी बहुत निराशाजनक रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं था, ये उन कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामपंथियों से लड़ने में लगा दी थी और अब उन्हें एक नए राजकुमार के आदेश मानने पड़ रहे थे। और इन सब कमियों का फायदा बीजेपी ने कैसे उठाया? अक्सर विपक्ष ऐसे मौकों पर सिर्फ नकारात्मक हमले करता है।
कि ये खराब है वो खराब है। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि बीजेपी के प्रचार रणनीति सिर्फ टीएमसी को कोसने तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने समझ लिया था कि जनता पहले से ही गुस्से में, उन्हें और गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? जनता को एक विकल्प की जरूरत थी। बीजेपी ने परिवर्तन के नारे को सिर्फ सत्ता बदलने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने बंगाल के भविष्य का एक विजन पेश किया। फ्यूचर ओरिएंटेड कैंपेन। हाँ, उन्होंने ये समझाया कि डर के साए से बाहर निकलकर एक पारदर्शी और औद्योगिकृत बंगाल कैसा दिख सकता है। उन्होंने सत्ता विरोधी लहर को एक सकारात्मक वोट में तब्दील कर दिया। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो ये स्पष्ट होता है कि 15 साल की सत्ता का ये पतन कोई दुर्घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक चेन रिएक्शन था। यह आरजे कर्म में महिलाओं की सुरक्षा के वादे का टूटना, टीईटी घोटाले में युवाओं के भविष्य की नीलामी, चुनाव आयोग द्वारा हाईराइज से लेकर फल्टा तक की कई वो ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक और मतुआ समुदाय का राशन के बजाय नागरिकता को चुनना, इन सब का एक तार्किक परिणाम था। एक परफेक्ट स्टॉर्म। बिल्कुल, एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ सिंडिकेट और परिवार के भरोसे चल रही थी, वो संस्थागत पारदर्शिता के सामने टिक नहीं पाई। ये हर लोकतंत्र के लिए एक सबक है कि मशीनरी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप जमीन पर लोगों की बुनियादी गरिमा और विश्वास खो देते हैं, तो कोई भी राजनीतिक किला अजय नहीं रह जाता। और इन सारे चुनावी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के बीच मेरे मन में एक ऐसा सवाल उठ रहा है जो शायद आने वाले कई सालों तक भारतीय राजनीति को मथता रहेगा। वो क्या? जब कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए साइकिल, नकद और राशन का एक बहुत ही मजबूत कल्याणकारी मॉडल खड़ा करता है, लेकिन वही मॉडल तब ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है जब बुनियादी सुरक्षा, संस्थागत पारदर्शिता और नागरिकता के सवाल उठते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ मुफ्त योजनाएं बांटकर आप एक वोटर की आत्मा नहीं खरीद सकते? मुफ्त राशन से पेट तो भरता है, लेकिन जब इंसान को अपने ही घर में न्याय, सुरक्षा और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़े, तो क्या वो राशन बेमानी नहीं हो जाता? ये सोचने वाली बात है।